बच्चों वेलकम इन न्यू क्लास लेक्चर नंबर 10। ठीक है, आप सभी को नमस्कार और आप आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके घर वाले भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने इफिशियंसी पढ़ लिया था, पैकिंग इफिशियंसी सभी का। ठीक है, आज हम लोग क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अरेंजमेंट तो देख लिया था 1D का, 2D का और 3D का। ठीक है, अरेंजमेंट के आधार पे ही हमने देखा था कि 1D में तो कुछ ऐसा क्रिस्टल सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, 2D में हमने देखा था कि लैटिस अरेंजमेंट के चलते कितने 5 बन रहे थे और इन द 3D 7 बन रहे थे। आज हम लोग इनका पैकिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग क्लोज्ड पैकिंग इन कहाँ 1D, इन 1D। चलो पहले तो क्लोज पैकिंग इन क्या देख रहे हैं 1D। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन यूनिट सेल लिख देता हूँ। ठीक है, इन यूनिट सेल। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन यूनिट सेल। तो फर्स्ट केस में जो ले रहा हूँ वो है केस 1 फॉर क्या 1D में, 1D अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, तो 1D में अगर आप अरेंजमेंट देखोगे, ठीक है, हम लोग अगर 1D में अरेंजमेंट देखें तो मैंने ऐसा ही कुछ बनाया था। ठीक है, इस टाइप के अरेंजमेंट होते चले जाते हैं। ठीक है, एक लेयर इधर अपना बढ़ता चला जाएगा, इधर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा 1D अरेंजमेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर ये एक एटम में ले लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो हमने देखा था इस एटम और इस एटम के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे थे D। अगर इस एटम के लिए जो मैं कलर कर रहा हूँ, इस एटम के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना आएगा 2। देखो यहाँ पे अगर ये एटम है, ठीक है, 1D में अगर एक एटम रखा हो, क्योंकि इसको पॉइंट मान रहा हूँ मैं ना 1D में, तो इसके बगल में कितने टच कर रहे हैं इसको 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2। क्लियर है। चलिए इतना तो इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा 2D देखते हैं। ठीक है, 2D को देखते हैं तो हेडिंग डालेंगे केस 2 इन क्या 2 डायमेंशन इन 2D। ठीक है, इन 2D। ठीक है, 2D में पहला जो मैं देखूंगा ना फर्स्ट, वो है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। क्या देख रहा हूं मैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग 2D में देखूंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं SCP बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। चलो इसका जरा अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो टच करते हुए बनाना है। ठीक है, चलो ये लेयर 1 मैं बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ मैं लेयर 1 है ये। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे अगर मैं बनाऊं तो वो क्या कहलाएगा लेयर 2। जैसे देखो यस, ठीक है, थोड़ा शेप सही बनाना है आप लोग को। ठीक है, स्फेरिकल शेप बनाना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा लेयर 2। क्लियर है सबको। अगर इन सब का सेंटर, ठीक है, इन सब का सेंटर को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, चलो मैं ऐड करता हूं यहां पे इसका। ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है। क्लियर है। ठीक है, अगर मैं यहां पे तुम्हें अगर मैं चेक करूं, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है। ठीक है, तो ये किस टाइप का लेयर है। तुम अगर सोचो ये लेयर 1 और लेयर 2 बोला मैंने, क्या ये लेयर और ये लेयर में कोई डिफरेंस है नहीं। तो इसका मतलब कि ये भी लेयर ए ही है और ये भी लेयर ए है, दोनों का अरेंजमेंट सेम है, तो दोनों सेम ही लेयर टाइप के।
तो ये क्या है, लेयर ए, ये भी है, लेयर ए, ये भी है। क्लियर है सबको? ठीक है। अगर तुम इसका कंट्रीब्यूशन देखो इन 1 यूनिट सेल, अगर एक एटम का तुम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने जाओ इन 1 यूनिट सेल, तो कितना दिख रहा है? देखो जरा, तुम इसको अगर पार्ट में बांटोगे, समझो कितने पार्ट में बट रहा है, देखो तो कंट्रीब्यूशन 4, देखो यहाँ पे दिखाया है मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको कलर कर दूं, समझ में आ रही बात? ये एक पार्ट हुआ सबका, ये एक पार्ट है सबका, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं? 1 2 3 4 ऐसा। तो इसका मतलब है कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना में हो रहा है? 1/4। एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट से के अंदर कितना है? 1/4 है। क्लियर है? इसको पहले आप बता दिए ड्यू टू क्या? अरेंजमेंट। ठीक है, चलो इसे मैं हटा देता हूं। चलो अब जरा इसका हम लोग एक पॉइंट लिख लें। किस टाइप का अरेंजमेंट हुआ? ए ए ए ए टाइप क्या है? ये अरेंजमेंट है। किस टाइप का अरेंजमेंट है? ए टाइप अरेंजमेंट है। ए टाइप अरेंजमेंट है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए ए टाइप अरेंजमेंट हुआ। ठीक, सेकंड पॉइंट, कैसा सेल है, कैसा यूनिट सेल है? तो हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। कैसा है? स्क्वायर यूनिट सेल। किस टाइप का सेल है? यूनिट सेल है, तो भाई स्क्वायर यूनिट सेल है। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब थर्ड पॉइंट, जेड इफेक्टिव जरा चेक करते हैं। तो जेड इफेक्टिव की अगर बात करें तो जैसा मैंने अरेंजमेंट बनाया था, अगर तुम अरेंजमेंट देखो, ठीक है, यही था ना, यही था ना, ठीक है, यही था। एक एटम तुम कंसीडर करो इस एटम को। चलो कितना एटम इसको टच कर रहा है? देखो तो डायरेक्टली एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम चल, तो ऐसा ही अरेंजमेंट ऊपर भी तो होगा। तो यहाँ भी तो एक एटम इसको टच करता हुआ रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है? ऊपर भी तो एक अरेंजमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि एक एटम से यहाँ कितने एटम टच कर रहे हैं? 4। तो 4 एटम टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। और कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/4। तो यहाँ जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है सबको? ये 3 पॉइंट हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसका क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर्थ पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बोलो। फोर्थ अभी हमने देखा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। फिफ्थ हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, इसका भी देखेंगे। तो अगर तुम देखोगे टच कर रहा है ना, ऐसे टच कर रहे हैं ये, ठीक है, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये पूरा क्या है? यहां से यहां ए है। क्लियर है सबको? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2r इक्वल टू ए। ये रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड क्या है? रेडियस ऑफ एटम इन द क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब लास्ट पैकिंग इफिशियंसी भी इसका देख लेते हैं। चलो सिक्स्थ पैकिंग इफिशियंसी इसका चेक कर लेते हैं। चलो तो पैकिंग इफिशियंसी 2D के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था आपको। पैकिंग इफिशियंसी, परसेंट ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इन 2D डायमेंशन। हमने क्या लिखा था? जेड इफेक्टिव इनटू एरिया ऑफ क्या? एटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्या? यूनिट सेल इनटू क्या? 100। अब यहाँ पे एक स्फीयर नहीं है, एटम जो है यहाँ पे स्फीयर नहीं, वो कैसा है? डिस्क टाइप का है। समझ आ रहा है? यहाँ पे कैसा रख रहे हैं? इन 2D हम लोग डिस्क टाइप का एटम रख रहे हैं। समझ आ रहा है? डिस्क है। ठीक है, तो उसका एरिया रखेंगे। तो हम लोग को तो पता है पहले से ना डिस्क का एरिया क्या होता है। तो चलो यहाँ पे जेड इफेक्टिव हमें पता है, जेड इफेक्टिव कितना आया था? 1। डिस्क का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। अरे बोलो, एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, क्या हो जाएगा? बोलो। स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इनटू क्या? 100। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? बोलो। 1 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2r का बोलो होल स्क्वायर इनटू क्या? 100। अगर तुम इसको सॉल्व करते हो
अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा π/4 इंटू क्या 100। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 78.8% इसकी क्या है पैकिंग इफिशियंसी है। कितना है 78.8% इसकी क्या है पैकिंग इफिशियंसी है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। अगर इसी में अगर मैं यहीं पे अगर मैं परसेंट ऑफ वॉइड बता दूं, इसका परसेंट ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा 100 माइनस 78.8% कितना हो जाएगा बोलो 20 कितना हो जाएगा 21 पॉइंट बोलो 78.5% होता है। सॉरी यहाँ पे सॉल्व करोगे थोड़ा सा मिस्टेक 78.5% होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो कितना है 21.5%। ठीक है, ह्यूमन एरर 78.5% होता है। हम भी इंसान हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग केस 2 इसमें। ठीक है, इन 2D अब हम लोग केस 2 देखेंगे। स्क्वायर पैकिंग हो गया। अब इसमें हम लोग हेक्सागोनल पैकिंग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग केस 2 ही पढ़ रहे हैं टाइप का पैकिंग का, बट उसके अंदर पहला जो 2D में पढ़ा हमने स्क्वायर पैकिंग पढ़ा, बट दूसरा हमने पढ़ना है अब क्या है हेक्सागोनल। ठीक है, तो हेक्सागोनल लिखता हूं मैं। ठीक है, हेक्सागोनल क्या आपका क्लोज्ड पैकिंग किस में देख रहे हैं 2D में। ठीक है, ये ध्यान रखना है 2D में बात हो रही है पैकिंग की इन क्या 2D। कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं HCP भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2D लिखने की बार बार जरूरत है क्योंकि यहाँ पे हेडिंग लिखा हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको हटा के HCP। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो फिर से 2D अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो इतना हो गया। अब अब जो अरेंजमेंट होगा ना ध्यान देना, अब इसके ग्रूव में डालेंगे एटम। ग्रूव मतलब जो ये जो स्थान है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ऐसा क्लियर है। तो ये तो ए लेयर है, ये तो लेयर ए है, बट यहां पे तो अरेंजमेंट चेंज हो गया ना, है कि नहीं। तो ये लेयर क्या कहलाएगा बोलो, ये लेयर क्या कहलाएगा बी। इसके नीचे फिर से एक लेयरिंग में कर रहा हूं, देखना फिर से मैं एक लेयरिंग कर रहा हूं। ठीक है, तुम समझना पहले। ठीक है, समझना पहले। रुको, एक मिनट, इसको प्लेस नहीं यहाँ पे। एक मिनट में इसको रब करके फिर से बनाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड, थोड़ा छोटा बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 ही लेके चलो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा छोटा 1। ठीक है, 2 स्क्वायर बनाने की थोड़ा सा कोशिश करें। ठीक है, अब यहां से ठीक है सेम ए के जैसा रिपीट करना है। अगर मैं इसको लेयर ए मानता हूं, लेयर ए, और इसको क्या मानता हूं लेयर बी। ठीक है, तो फिर से लेयर ए जैसा रिपीटिंग होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये लेयर ए हुआ। ठीक है, चलो ये भी क्या कहलाया लेयर ए ही कहलाया। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो अरेंजमेंट हो रहा है, और ये इधर 2D अरेंजमेंट में ये ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इधर भी बढ़ सकता है। क्लियर है बात। तो ये लेयर ए है, फिर लेयर बी है, फिर लेयर ए, फिर लेयर बी, इस टाइप का अरेंजमेंट होता चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो, और यहाँ पे अगर मैं तुमको दिखाऊं कि हेक्सागोनल कैसे बन रहा है, तो तुम समझो, पॉइंट लो।
इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ, यहाँ पे एक पॉइंट लो, इसको इससे मिलाओ, यहाँ पे एक पॉइंट लो, यहाँ पे इसको इससे मिलाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे सेंटर सबका, फिर यहाँ पे ऐसे। देखो ये क्या है, हेक्सागोनल है कि नहीं, हेक्सागोनल है, सबके सेंटर से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम एटम का कंट्रीब्यूशन देखोगे, यहाँ पे अगर तुम एटम का कंट्रीब्यूशन देखोगे कहीं भी, तो वो क्या तुम्हें नजर आएगा, 1/3 आएगा नजर। यहाँ पे एटम का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, एटम का अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में, तो कितना है, 1/3। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ए 1 यूनिट सेल क्या है, 1/3। तुम देखो ना यहाँ पे 1/30 एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है ना हर जगह हेक्सागोनल में, और एक कहाँ पे, बीचों बीच है, एक कंप्लीट सेंटर पे है। तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं A B, ठीक है, यहाँ पे कर दूं क्या C, ये D, ये A, E, ये F, तो G कहाँ पे, टोटल बीचों बीच है, सेंटर पे है। क्लियर है बात। और A B C D E F का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/3। कोई दिक्कत है तो समझने में, ठीक है। और G का पूरा कंट्रीब्यूशन है इसमें, क्योंकि वो बॉडी सेंटर पे है, ठीक है। चलो तो इसे हटा दो। अब इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं, किस टाइप का अरेंजमेंट है। पॉइंट वही जैसे हमने स्क्वायर में लिखा था, सेम उसी तरह का सारा पॉइंट यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे। चलो तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, किस टाइप का अरेंजमेंट है। अगर कोई हमसे पूछे कि किस टाइप का अरेंजमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो ए बी टाइप अरेंजमेंट है सर, ए बी टाइप अरेंजमेंट होता है इसमें, ठीक है। किस टाइप का यूनिट सेल है, अगर कोई पूछेगा हमसे तो हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्या है, हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन। कहां पे, 2 डायमेंशन, एचसीपी भी बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, एचसीपी इन 2D। कोई दिक्कत नहीं। सी, अब क्या देखेंगे, वहां भी क्या देखे थे, जेड इफेक्ट, तो यहां भी वही सब चोरी करेंगे वहां से, स्क्वायर वाले से ही, ठीक है। चोरी करने का मतलब ये नहीं कि याद नहीं रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, सब कुछ याद रखेंगे, पर पहले समझना है, रटना नहीं है चीजों को। कितना होता है बोलो, कितना था एटम, एक एटम कितने एटम से टच कर रहा था, तुम देखो। अगर मैं बना दूं, रुको, हेक्सागोनल में बनाता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें। हर जगह एटम रखा हुआ है, ठीक है, टच कर रहा है, समझो, ये भी टच कर रहा है इसको, ठीक है, ऐसे मैं रख दूँ, ठीक है। और एक कहाँ है, बॉडी के बीचों बीच, तो इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, देखो तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6, और कितना कंट्रीब्यूशन था, 3, तो कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा बोलो, कितना आएगा, 2। ये किसके लिए लिखा मैंने, ये किसके लिए है, ये कॉर्नर्स के लिए है। प्लस एक कहाँ है, प्लस एक कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे भी है, एक कंप्लीट जी था ना बॉडी के सेंटर पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी के सेंटर पे है ना ये, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, 1 होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, जेड इफेक्टिव 3। क्लियर है, क्लियर है, ये किसके लिए, बॉडी के सेंटर पे। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। तो अभी पता चली गया है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इसको हटा दूं, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम बोलोगे सर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6 आएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है सर, 6 आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट क्या ले रहे थे हम लोग, रिलेशन बिटवीन ए एंड क्या, आर। तो ए और आर के बीच रिलेशन वही सेम, ये देख लो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या है, 2r है, और ये लेंथ क्या है, a है। तो अगर तुम बनाओगे रिलेशन तो 2r इक्वल टू क्या, a। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका क्या देखेंगे हम लोग, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ, अब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो पैकिंग इफिशियंसी देख लेते हैं। तो लिखूंगा % ऑफ पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। फॉर्मूला वही, जेड इफेक्टिव इनटू ए किसका, डिस्क है, ठीक है। समझ रहे हैं आपकी बात ना। चलो
डिवाइडेड बाय क्या है ए ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, इनटू क्या बोलो 100, कोई दिक्कत नहीं। चलो जेड इफेक्टिव कितना आया था 3, इसका 3 आया था। इसका क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ यूनिट सेल चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्या है हेक्सागोन है, वहां पे एरिया क्या था स्क्वायर का था। तो क्या होता है आपने पढ़ा होगा 6 इंटू √3/4 होता है ना, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ये एरिया होता है किसका हेक्सागोनल का, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ज्योमेट्री में। चलिए अगर मैं यहाँ पे ए का वैल्यू रख दूं तो 3 इंटू इसको रखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 इंटू √3/4, यहाँ पे क्या रख दूं बोलो इंटू 2r का ए इक्वल टू 2r था स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, इस पूरे डाटा को तुम अगर सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ पाई अपॉन क्या 2√3 इंटू 100 करते चलेंगे, इंटू 100 करते चलेंगे हर जगह, इंटू क्या 100 क्या है पाई अपॉन 2√3 इंटू क्या बेटा 100, सही है। चलो अब इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे तुम राइट डाउन कर लो। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो पैकिंग इफिशियंसी आएगी वो आपका आना है 91%। कितना आता है 91% आता है, बहुत अच्छी बात है। 2D में HCP का पैकिंग सबसे ज्यादा है, स्क्वायर से ज्यादा है किसका HCP का 91% है, क्लियर है, हाँ ठीक है। अब वाइट परसेंट कितना आ जाएगा बोलो 9%, 100 से माइनस करो, तो ये आपका याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी उतारें। हम लोग डेंसिटी निकालना देखते हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे डेंसिटी, ठीक है। चलो तो अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इन अ क्या यूनिट सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट उसको ध्यान रखना है, वहाँ से क्वेश्चन आता है इसका मतलब, ठीक है। डेंसिटी अगर यूनिट सेल के लिए मैं लिखूँ तो डेंसिटी इक्वल टू, या रो भी बोलते हैं इसको, बहुत लोग रो भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान देना है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल होल डिवाइडेड बाय क्या वॉल्यूम ऑफ क्या यूनिट सेल। एक मिनट थोड़ा चश्मे में फॉगिंग हो गया है, रुक जाइए, चलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्लियर है। चलिए डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं जनरली क्या होता है मास बाय वॉल्यूम होता है ना। अब ये मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इसको तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा ना, एक नया टर्म लाना होगा कि जिससे हमको समझ में आए कि इसके जगह क्या रखते हैं, क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल हमने पढ़ा है ना, अरे बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं, बोलेंगे सब लोग हाँ सर पढ़ा हुआ तो है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई एन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। नंबर ऑफ एटम को क्या मैं जेड इफेक्टिव बोल सकता हूँ इन द सॉलिड स्टेट, अरे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम वही बात है, ठीक है। और इस नंबर ऑफ मोल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू जेड इफेक्टिव अपॉन इन, देखो क्या ये टर्म लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब यहां से वेट को हम कैलकुलेट करते हैं, जो मास है, ठीक है, ये हटा दो। चलो अब यहां से मैं वेट इक्वल टू क्या लिखूंगा बोलो, वेट इक्वल टू क्या लिखूंगा जेड इफेक्टिव इनटू क्या है मोलर मास अपॉन क्या है बोलो एन ए, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां पुट कर दो, तो रखता हूं डेंसिटी या रो इक्वल टू क्या रखता हूं जेड इफेक्टिव
इंटू मोलर मास अपॉन क्या Na। और हमने किसका बात कर रहा हूं मैं, किसके डेंसिटी का बात कर रहा हूं मैं, क्यूबिक लेके चल रहे हैं हम लोग, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक ही, कोई दिक्कत। और यहाँ पे मैंने एक यूनिट लिखा है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ग्राम पर एम क्यूबिक सेंटीमीटर लिखे या एम लिखे, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे यूनिट का बहुत चक्कर होता है, तो एक चीज मैं लिख देता हूँ, यही फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है फॉर क्यूबिक। ये जनरल, अगर यहाँ पे अगर क्यूबिक ना हो के, अगर क्यूबिक ना हो कोई और हो, ठीक है, क्यूबॉइड हो, तो उसके जगह कोई और वैल्यू रखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट से, समझ में आ रही बात। यहाँ पे कुछ और हो जाएगा ए क्यू के जगह, बस यही चेंज आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। जनरलाइज फॉर्मूला ये है, क्लियर है बात। तो अगर मैं एक चीज तुम्हें बताऊं यहाँ पे, अगर यूनिट के बारे में, तो एक का यूनिट यहाँ पे तुम्हें, ए का यूनिट यहाँ पे तुम्हें सेंटीमीटर में रखना होगा जब ग्राम पर सीसी हो डेंसिटी, और मोलर मास जो है, मास, मोलर मास, वो आपको हमेशा ग्राम पर मोल में रखना होगा। ये हमेशा ध्यान देंगे ये दो बातें जब इस यूनिट में होगा, ठीक है। अगर किलो जूल पर मोल में हो तो उसको चेंज करके ग्राम पर मोल में लाएंगे, समझ में आ रही बात, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सभी ऐसा यूनिट का चक्कर है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट, ये था आपका डेंसिटी इन ए यूनिट सेल। तो सबका आप डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो, तो हमें उसकी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको जरा देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है, डेंसिटी के लिए। चलो इजी है, मैं लिख रहा हूँ इन द ऑर्थोरोहम्बिक लैटिस, इन द ऑर्थोरोहम्बिक लैटिस ऑफ सल्फर, ऑर्थोरोहम्बिक है, सल्फर A इक्वल टू 10.46 एंगस्ट्रॉम, B इक्वल टू 12.87 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और C इक्वल टू, समझना है, C इक्वल टू 24.49, ओके, 49 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देन यूनिट सेल कंटेन, ठीक है, देन यूनिट सेल contains 128 एटम्स, ठीक है, 128 एटम्स ऑफ क्या, सल्फर, ठीक है। कैलकुलेट डेंसिटी, चलिए ये है क्वेश्चन है कि इन द ऑर्थोरोहम्बिक लैटिस ऑफ सल्फर ए दिया हुआ है 10.46 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, बी भी दिया हुआ है 12.87 एंगस्ट्रॉम, सी भी दिया हुआ है 24.49 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो बोल रहा है आपका उसके बाद कि देन यूनिट सेल कंटेन 128 एटम्स, इसका मतलब जेड दे दिया है, ठीक है, ऑफ सल्फर। तो क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता है, एक तो ऑर्थोरोहम्बिक है, तो वॉल्यूम दिया है ए बी सी, ये क्या है, वॉल्यूम है ऑर्थोरोहम्बिक का, है कि नहीं। और आपका जेड भी दे दिया है 128 एटम, और हमें सल्फर जब पता है कि एलिमेंट क्या है, सल्फर है, तो मोलर मास भी पता है। तो क्या हम एक तरह से क्यूबॉइड हो गया, है कि नहीं। तो क्या हम यहां से डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन उतार लिया आपने, तो चलिए अब जरा डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी, एक मिनट, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू जेड इफेक्टिव इनटू मोलर मास अपॉन क्या, Na इनटू क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्या, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तो यहाँ पे क्यूब है नहीं, क्या है आपका, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो चलिए
सारा वैल्यू पुट करते हैं। जेड इफेक्टिव कितना आएगा, बोलो जेड इफेक्टिव कितना दिया हुआ है 128। मोलर मास कितना होता है सल्फर का बताइए 32, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, एक मिनट, वॉल्यूम आपका दिया हुआ था 12, पहला दिया था 10.46 एंगस्ट्रम में, तो इसको चेंज कर लेंगे हम सेंटीमीटर में, ठीक है। 10.46 इंटू, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12.87 इंटू 24.49, ठीक है, ये है। और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 10 टू पावर माइनस 24, सबका 10 टू पावर माइनस 8 होता है ना एंगस्ट्रम, इंटू क्या है एवोगाड्रो है, तो 6.6 इंटू 10 टू पावर 23। इसको सॉल्व करोगे आप, ये पूरा सॉल्व करोगे आप तो क्या निकाल लोगे, डेंसिटी ऑफ क्या ऑर्थोरोम्बिक लैटिस, तो वो आपका आएगा 2.075 ग्राम पर सीसी, या सेंटीमीटर क्यों लिख दो, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपका यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस क्या वैल्यू चेंज होता है, वॉल्यूम का। ऑर्थोरोम्बिक था अभी, ठीक है, कभी मोनोक्लिनिक मिल जाएगा तो उसका वॉल्यूम अलग होता है, ठीक है, क्लियर है ना। कभी स्क्वायर मिल जाएगा 2D वाला तो उसका अलग होगा, ठीक है। चलो बाकी सब आपको पता होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको जेड इफेक्टिव निकालना बताया था शुरू में, ठीक है, तो हम लोग कभी कॉर्नर उड़ा दे रहे थे, ठीक है, उड़ा रहे थे ना, कभी डायगोनल उड़ा रहे थे, तो उसी टाइप का, ठीक है। अगर कहीं पे बोल दे आपको, कहीं बोल दे कि हमने आरपीओएस उड़ा दिया, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो आपको पता होना चाहिए ना कि एक आरपीओएस में क्या क्या, कितने कॉर्नर होते हैं या कितने बॉडी होते हैं डायगोनल, ठीक है, बॉडी सेंटर भी होता है क्या उसमें, तो ये सब पता होना चाहिए। तो चलो ये इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ क्या, सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। चलो फर्स्ट पढ़ेंगे COS, क्या नाम है, COS, या इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, GOC में भी पढ़ा होगा इस टाइप का, अगर आप ध्यान दें तो आपने GOC में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ठीक है, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलो ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, इस क्यूब के बीचों बीच एकदम सेंटर में, एक तरह से क्या कहलाया, बॉडी सेंटर कहलाया है कि नहीं। अगर बीचों बीच बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोलते हैं, बोलो बोलते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो अगर तुम यहां से किसी भी कॉर्नर पे, अगर तुम यहां से किसी भी कॉर्नर पे लाइन डालो, अगर यहां से किसी भी कॉर्नर पे तुम लाइन डालो, याद है ना, अगर यहां से किसी भी कॉर्नर पे हम लोग लाइन डालते थे तो कितना वैल्यू आता था, याद है, √3a/2 आता था, हर जगह इक्वल आता था डिस्टेंस कॉर्नर से, हर कॉर्नर का, चाहे कहीं से भी कॉर्नर ले लो आप, ठीक है। या अगर आप यहाँ से फेस पे भी जाओगे ना, जो फेस पे एटम रखे होंगे उनका भी डिस्टेंस इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी क्यूब में, एक यूनिट सेल के अंदर, एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है कि नहीं। आप बोलेंगे कि सर एक यूनिट सेल के अंदर, एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, क्योंकि वहीं से हर जगह का डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, चाहे वो फेस पे एटम हो
चाहे वो कॉर्नर पे। क्लियर है बात? तो ये उतार लिया, ठीक है जल्दी। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीओएस, सेकेंड पीओएस, ये फर्स्ट टाइप था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का। अब सेकेंड देखते हैं हम लोग पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं पीओएस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेन ऑफ क्या, सिमेट्री। देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत अगर मुझे समझाना नहीं होता तो मैं डायरेक्टली देता हाँ पीओएस इतना होता है, रटाना नहीं है, समझाना है, इसलिए मैं तुम्हें हर चीज बता के दिखा के बना रहा हूँ, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है तो इसके अंदर टाइप होते हैं, टाइप 1, ठीक है। फर्स्ट टाइप हम लोग केस 1 देख रहे हैं, इसके अंदर वो है आपका RPOS, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये टाइप ए है इसमें पीओएस में, ठीक है। यहां पे मैं बनाता हूं एक क्यूब, ठीक है। अगर मैं डिजिटली इसको पढ़ाता ना तो उतना मजा नहीं आएगा जितना बोर्ड पे बना के दिखाने में मजा आता है। कम से कम आपको पता तो चलता है ना कि हाँ कैसे सर बना रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने पॉसिबल है। अगर तुम इस रूम में, मान लो कि जिस रूम में तुम बैठे हो क्यूब शेप का है, तो तुम जरा सोचो कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगुलर बन सकता है। अगर मैं इसको इसके सेंटर से ऐसे, फिर यहां से इसको ऐसे, ठीक है, और इसको फिर यहां से ऐसे, और इसको यहां से ऐसे, क्या एक रेक्टेंगुलर मिला हमें? एक रेक्टेंगुलर ये मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कलर कर दूं तो तुम्हें ध्यान आएगा, ठीक है। ये पहला कट, अगर एक क्यूब को मुझे काटना हो तो ये फर्स्ट कट हुआ, ठीक है। चलो ये फर्स्ट कट हो गया। अब किस तरह से काट सकता हूं, एक क्यूब है समझो, ठीक है, ये क्यूब है समझो, ये डब्बा समझो क्यूब है, तो फर्स्ट कट तो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे। अब एक कट कैसे कर सकता हूं, ऐसे, रेक्टेंगुलर एक कट ऐसे कर सकता हूं, और एक कट कैसे, ऐसे फिर कर सकता हूं, ठीक है। एक कट मैंने ऐसे किया है, एक कट ऐसे किया है, और एक कट ऐसे करूंगा। समझ में आ रही बात? तो 3 कट मैं यहां पे मार सकता हूं, ठीक है। तो एक कट ये हो गया, एक कट कहां दिखा सकते हो तुम, ये देखो, ये भी एक कट हो गया रेक्टेंगुलर, ठीक है कि नहीं, है ना। एक कट ये हो गया, देखो ज्यादा मैं बना दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। फिर एक कट ये पूरा मिला दो, इधर से यहां से शुरू करो, फिर ये, तो ये एक कट हो जाएगा। तो टोटल कितना, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल कितना हो गया, देखो इसको मैं मिला दूं, चलो बना ही देता हूं, ये देखो, तो टोटल कितना हुआ, 3 पॉसिबल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, ठीक है। तो टोटल मैं लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ RPOS इन क्यूब कितना बोलो, तो तुम बोलोगे सर 3। कितना टोटल नंबर ऑफ RPOS इज कितना, 3। टोटल नंबर ऑफ RPOS इन क्यूब इज 3। एक टॉप टू बॉटम ऐसे काट दो, ठीक, समझ में आ रहा है। एक फ्रंट टू क्या, बैक, और एक क्या, लेफ्ट टू राइट। 3 तरीके से तुम काट सकते हो, तो हमने काट दिया है, रेक्टेंगुलर निकाल दिया है। क्लियर है? चलो एक अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी का एक टाइप है DPOS, इसको बोलते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड टाइप इसमें सेकेंड टाइप 2 देखते हैं हम लोग। इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, DPOS, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, डायगोनल प्लेन ऑफ क्या बेटा,
सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो बना देता हूँ। चलो पहले क्यूब बनाता हूँ। ठीक है, क्यूब बनाया। चलो यहाँ से लो एक लाइन यहाँ से डालो, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो चलो कहाँ से कहाँ लें, इसको मिलाओ। ठीक है, एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे डालो। ठीक है, क्लियर है। और एक लाइन ऐसे डालो, एक लाइन ऐसे डालो, स्ट्रेट डालो यहाँ पे, और एक लाइन ऐसे डालो। और इसको मैं कलर कर दूँ तो हमें क्लियर नजर आएगा। देखो, ठीक है, देखो इधर समझ में आया? ये डायगोनल है ना, एक डायगोनल है। तो ऐसे ऐसे कितना डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं? 6 बना सकते हैं। टोटल 6 हम बना सकते हैं। फिर इधर बनाओ, फिर इस लेयर में बनाओ, फिर इस कॉर्नर से बनाओ। ठीक है, तो अगर तुम बनाओगे, देखोगे इस क्यूब में, तो टोटल कितना इधर 1 पे 2, फिर 1 पे 2, 2 2 ऐसे करके कितना बना सकते हो? टोटल 6 तुम डायगोनल प्लेन ऑफ क्या सिमेट्री बना सकते हो। टोटल 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आप बना सकते हैं। ठीक है, एक क्यूब के अंदर टोटल 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। चलो ये क्लियर है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर है सबको? ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं। थर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखता हूं मैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं एओएस, या इसको मैं बोलता हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलो इसमें पहला टाइप केस 1 इसके अंदर हम देखेंगे, इसको C2AOS। पहला क्या बोलते हैं? C2AOS, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायट एओएस, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एज सेंटर एओएस, या इसको मैं बोलता हूं एज सेंटर एओएस। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं, समझना है। CNAOS, अगर n का वैल्यू यहाँ पे मैं 2 रखूँ, n का वैल्यू अगर 2 रखूँ, n = 360/θ होता है। तो अगर n का वैल्यू मैं 2 रखूँ तो 360/θ, तो थीटा का वैल्यू कितना आया? 180 डिग्री। ऐसा अरेंजमेंट करना है, ऐसे एक्सिस का अरेंज हो कि अगर एक एक्सिस को मैंने पकड़ लिया है, अगर एक एक्सिस से मैं उस क्यूब को रोटेट कराऊं, तो फिर से वही 180 डिग्री रोटेट होके फिर से वही फेस आए। कहने का मतलब हम ऐसे जगह से रोटेट करें, उसको हम ऐसे जगह से रोटेट करें कि फिर से वही फेस मुझे नजर आए एक रोटेशन पे। क्लियर है भाई? तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री रोटेशन होगा तभी वो फेस फिर से दोबारा हमें नजर आएगा। अगर मैं इस पे यहाँ पे अगर ये बनाऊं, देखो क्यूब मैंने बनाया, ठीक है, ठीक है, ये क्यूब मैंने बनाया है। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पे रख रहा हूँ एटम? एज पे। ठीक है, एज पे एटम रखा जा रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी सेंटर पे भी वो तो हमेशा बॉडी सेंटर पे एक एटम रहेगा ही, उसके बिना तुम मिला ही नहीं पाओगे इस लाइन को। ठीक है, तो अगर इस एज सेंटर, ये एज सेंटर वाला है और ये क्या है? बॉडी सेंटर वाला एटम है। क्लियर है? तो अगर मैं इसको यहाँ से क्यूब को ऐसे पकड़ के, अगर ये ऐसे समझो, इस तरह से त्रिकोना थोड़ा पकड़ के इसको ऐसे घुमाऊं, त्रिकोना अगर पकड़ के इसको ऐसे घुमाऊं, तो ये तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं? चलो एक मैं ऐसे पकड़ता हूँ, यहाँ पे मैं इसी पे फिर से आ जाना चाहिए। ये फेस दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, फर्स्ट क्या घुमाया? 90, अरे 90 हुआ ना, फिर एक बार 90 घुमाया, फिर से वही फेस दिख रहा है तुम्हें। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है
इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने एटम होते हैं एज पे, बताओ कितने एज सेंटर होते थे, 12। तो दो एज को पकड़ के मैं मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब C2AOS डायोड टाइप वो कितना हो जाएगा, बताओ C2AOS कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 इन्वॉल्व है एक रोटेशन में, तो 12 थे टोटल, तो कितना हो जाएगा 6। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अरे बोलो क्लियर है? समझो जरा, यहां पे देखो, ये समझो, ये एज मैंने पकड़ा हुआ है, सामने वाला दोनों। अब बॉडी सेंटर पे एक एटम है, ठीक है, मैं एक बार मैंने इसे घुमाया 90 डिग्री, फिर से एक बार मैंने घुमाया 180 डिग्री, तो फिर से वही फेस नजर आया ना मुझे, तो 180 डिग्री करने पे दोबारा वही फेस नजर आ रहा है, और दो एज सेंटर एटम को मैंने पकड़ा हुआ है, समझ में आ रही? एज सेंटर। तो इसका मतलब है कि अगर टोटल एज सेंटर एक क्यूब में कितने होते हैं 12, तो अगर 2 इन्वॉल्व हैं एक घुमाने में तो कितना आ जाएगा 6। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि जब n का वैल्यू 2 रखा जा रहा है तब वहां पे एंगल 180 डिग्री हो रहा है, और उस 180 डिग्री में सेम फेस नजर आ रहा है, या ये नंबर ऑफ हम एटम इन्वॉल्व कर रहे हैं n का मतलब, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये पहला टाइप था इसमें केस 1, अब केस 2 देखते हैं इसमें। चलो केस 2, दिस इज कॉल्ड C3AOS, इसको हम लोग क्या बोलते हैं C3AOS, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइड भी बोलते हैं, ट्राइड AOS भी बोलते हैं, ठीक है, ट्राइड AOS, या इसको हम लोग बॉडी डायगोनल AOS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल AOS भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्यूब बनाता हूँ, क्लियर रखो, यहाँ पे क्यूब बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, अगर विजुअलाइज करोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो अब बॉडी के डायगोनल अगर करना है हमें अरेंजमेंट, तो जरा देखो, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ मैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, तो यहाँ पे सेंटर पे भी एटम होगा ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं एक अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने रखा है कि CnAOS, यहाँ पे 1, ठीक है ना, वहाँ पे 120 पे होता है, ठीक है, सेम फेस नजर आएगा रोटेशन में, तो n का वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रखूँगा, तो 360 डिग्री, n का वैल्यू क्या रखा है मैंने 3, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, ठीक है। अब क्यूब का जो फेस है, वो आपका कम से कम क्या करने का मतलब है 120 जब तुम रोटेट करोगे तभी दोबारा वो फेस तुम्हें नजर आने वाला है, जो पहला फेस तुम देखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉर्नर पे है, बॉडी पे है, ठीक है। तो बताओ डायगोनल जो हम लेते हैं, ठीक है, बॉडी डायगोनल कितना होता है 4 होता है ना, 4 होते हैं ना बॉडी डायगोनल इन द क्यूब, एक यूनिट से हट के आता है, तो 4 बार अगर हम घुमाएंगे, ठीक है, 120 डिग्री रोटेशन होगा तो हमें सेम फेस नजर आने वाला है, सेम एटम नजर आएगा, क्लियर है बात? तो C3AOS कितना हुआ 4 हुआ यहाँ पे, क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग, ये सब बहुत इजी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट C4 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अब देखूंगा C4AOS, ठीक है, ये किसके डायगोनल है फेस के, ठीक है, फेस, ठीक है, फेस के डायगोनल। चलो इसको भी देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा बनाओ इसे, एक मिनट, यस,
किसके डायगोनल बनाना है? फेस के। तो एक फेस पे यहाँ पे एटम है, ठीक है, एक फेस का एटम मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बॉडी सेंटर पे भी एटम है, ऐसे कुछ इसके डायगोनल फेस सेंटर, तो बॉडी भी सेंटर भी है इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ CnAOS अगर, तो n का वैल्यू यहाँ पे 360 थीटा, थीटा इक्वल टू यहाँ पे n का वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ 4, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अबाउट जब भी तुम रोटेट करोगे 90 डिग्री के अबाउट, तो वही सेम एटम तुम्हें नजर आएगा। तो 4 फोल्ड मारना पड़ेगा कम से कम, है कि नहीं? तो यहाँ पे C4AOS कितना आ जाएगा 3, क्योंकि कितना फेस एटम होते थे 6, अरे टोटल 6 फेस एटम है ना भाई। तो हर जगह तुम जब काउंट करोगे हर प्लेस पे, तो 2 फेस एटम इंक्लूड है एक रोटेशन में, तो कितना आ जाएगा C4AOS 3। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अब मैं फ्लो चार्ट एक बना देता हूँ, उसी को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब लिख लेना है और उस फ्लो चार्ट को याद रखना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा मैंने एलिमेंट ऑफ क्या आपका सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ क्या सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा मैंने COS, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने POS, ठीक है। इन द POS 2 पार्ट था, RPOS और DPOS, ठीक है। यहाँ पे लिखा AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तो इजी था, सब पढ़ा हुआ है हम लोग का, C2 C3 और क्या C4, ठीक है। तो C2 में कितने थे 6 था ना, C2 में कितने आ रहा था 6, C3 में कितना आ रहा था बोलो 4, और इसमें कितना आ रहा था 3। क्लियर? यहाँ पे कितना था 1, क्लियर है सबको? और यहाँ पे कितना था बोलो 3, और यहाँ पे कितना था बेटा बोलो 6। तो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तुम काउंट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। चलो उतारो इसको, धन्यवाद समझने के लिए और इसको याद रखने के लिए। मैं पहले ही धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि मैं पूछूंगा डाउट क्लास में, ये याद रखना, थैंक यू इसलिए बोला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है।